अब जानते हैं कि साउंड वेव में इंटरफेरेंस कैसे होता है। तो जिस तरह से वेव ऑन स्ट्रिंग में इंटरफेरेंस होता था, दो वेव ऑन स्ट्रिंग मिलते थे तो इंटेंसिटी कहीं पर मैक्सिमम होती थी, कहीं पर मिनिमम होती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता है साउंड के केस में, है ना। एग्जैक्टली वैसे ही है, लेकिन फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, पहले कंपोनेंट वेव्स लिए थे। अभी भी हम लोग दो कंपोनेंट वेव्स लेते हैं। कंपोनेंट वेव्स जो हैं, अब हम लोग इक्वेशन जो लिखेंगे वो प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि साउंड वेव को मेनली प्रेशर वेव माना जाता है। तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P0 1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, और जो दूसरा जो वेव है उसको लिखेंगे P0 2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई। ठीक है। तो इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है कि हमें सेम फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, नहीं, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ लिया जाता है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। तो इस हिसाब से हमने ये वेव लिए हैं। अब इनका जब सुपरपोजिशन कराएंगे तो रिजल्टेंट वेव आएगा। तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका इक्वेशन हम लिखेंगे P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी P0 1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस P0 2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई। ठीक। अब इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं P0 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस डेल्टा, है ना। ये हमने इस तरह से SHM में भी पढ़ा था, दो SHM का सुपरपोजिशन कराया था। फिर हमने कराया था इंटरफेरेंस में, जब वेव ऑन स्ट्रिंग में इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे। तो ये दोनों इक्वेशन जो है दिए गए हैं, इनको ऐड करके हम लोग ऐसा इक्वेशन ला सकते हैं जहां पर वेयर P0 इज इक्वल टू P0 1 स्क्वायर प्लस P0 2 स्क्वायर प्लस 2 P0 1 इंटू P0 2 कॉस फाई जो है इसका स्क्वायर रूट। इस तरह से प्रेशर एम्पलीट्यूड निकाला जा सकता है। ठीक है। और जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 स्क्वायर होता है, इसलिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ये बिल्कुल जैसे वहां पर हमने निकाला था उसी तरह से यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो इतना आ जाएगा। ठीक। अब हमने पढ़ा था कि जो इंटरफेरेंस होता है वो दो टाइप का होता है, तो यहाँ भी दो टाइप का होता है। जो पहला होता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है ना। तो उस केस में इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कॉस फाई का जो वैल्यू है वो +1 रखते हैं, यानी फाई का जो वैल्यू होता है वो 2n पाई रखा जाता है, और इसलिए जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा आता है ना। वहाँ भी हमने यही निकाला था, वही चीज़ यहाँ भी है। तो पाथ डिफरेंस ये हो गया, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड
सो ऑन। ये हो गया। अब इसमें अगर हमें पता करना हो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो कह सकते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी I is equal to रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये जो है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया, है ना। ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसको फिर से एक बार लिखते हैं। जो फॉर्मूला हमने वहाँ डिराइव किया था एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है मैक्सिमम इंटेंसिटी का। और उसी तरह से अगर एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो जैसा वहाँ करते थे, प्रेशर एम्पलीट्यूड यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक। अच्छा, ये तो तब होता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उस केस में क्या होता है, इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होता है ना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उस केस में क्या होता है कि जो कॉस फाई है उसको हम लोग लेते हैं -1, या जो फाई है उसका वैल्यू लेते हैं 2n - 1 इंटू पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेते हैं फाई का वैल्यू। और जिससे कि जो पाथ डिफरेंस आता है वो होता है 2n - 1 इंटू λ/2। ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन आ गया कि जब इतना पाथ डिफरेंस हो तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इस केस में जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट मिनिमम intensity is given by I minimum is equal to, जो हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में निकाला था, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, है ना। ये हो गया मिनिमम इंटेंसिटी। इसको एक बार फिर से चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको जो है एग्जैक्टली वही है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब जो है ये तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई जो कि मिनिमम होती है। उसी तरह से जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, मिनिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये होता है P0 मिनिमम इज इक्वल टू P01 माइनस P02। इसका हमेशा हम लोग मॉड लेते हैं। मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता। ठीक है। तो जो हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा था सारा जो है बिल्कुल वैसे ही थ्योरी है यहाँ भी, बस हम लोग इक्वेशन जो है प्रेशर वेव के टर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो अब जो है हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ना। तो देख सकते हैं हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में देखेंगे कि एक सोर्स है ना, और सोर्स से जो साउंड निकल रहा है एक पाइप से होकर के यहाँ पर इसमें इंटर करेगा। और ये जो पाइप है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया बीच में जाकर के। एक तो है कि सीधा जा रहा है ऐसे, और एक पार्ट है जो सेमी सर्कुलर है, इसमें ऐसे। तो जो साउंड इस सोर्स से निकलेगा वो यहाँ तक तो
आएगा और इसके बाद ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, कुछ इधर और कुछ इधर, ठीक। और दोनों साउंड जो है फिर से यहाँ पर मिलेंगे। सपोज ये जो पॉइंट है मान लेते हैं पॉइंट ए है, ठीक। तो अगर साउंड सोर्स है वो वेवलेंथ लैम्डा का साउंड इमिट करता हो, इफ sound source emits sound of wavelength lambda, then what should be minimum radius of semicircular part of the tube, so that a maxima is formed at पॉइंट ए, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें साउंड से जो सोर्स है, साउंड का सोर्स है, वहाँ से जो साउंड निकलेगा वो यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इसके आगे इधर देखेंगे ये 2r चलेगा, जो सीधा जाएगा साउंड वो 2r चलेगा और जो घूम करके आएगा सेमी सर्कुलर पार्ट से ये जो है ये पाई आर चल करके आएगा, है ना। तो दोनों के बीच में यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होगा एट पॉइंट ए इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पाई आर माइनस 2r। पाई आर हो गया जो सेमी सर्कुलर पार्ट से जाएगा और 2r होगा जो कि सीधा चल के जाएगा। दोनों साउंड जो है पॉइंट ए पर मिलेंगे और अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि r का जो वैल्यू है वो हो जाएगा n लैम्डा बाई पाई माइनस 2, है ना, जहाँ पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ऐसे रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम n का वैल्यू 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 रखने से ट्यूब जो है सेमी सर्कुलर पार्ट रहेगा ही नहीं, है ना। तो अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो हमें ये मान कर चलना पड़ेगा कि सेमी सर्कुलर पार्ट जो है, और इसलिए n का मिनिमम वैल्यू हम लोग रखेंगे 1। तो n का वैल्यू मिनिमम 1 रखने से क्या होगा कि जो r है ये भी मिनिमम हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जो मिनिमम रेडियस होगा वो हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 ना। तो ये हो गया इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें दो सोर्सेज दिए गए, एक साउंड का सोर्स है S1 और दूसरा सोर्स है S2। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये है 1 मीटर और ये जो सोर्स S1 है यहाँ से 2.4 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, है ना। तो हमसे कहा गया कि 2 point sound sources each of power 25 pi watt and frequency 850 hertz
are 1 meter apart. The sources are coherent. Then find phase difference. Find phase difference between the two waves. Between the two waves at पॉइंट ए ना, पॉइंट ए पर दोनों वेव्स मिलेंगी तो इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा। और दूसरा है द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव एट पॉइंट ए। ठीक, तो अगर हम फिगर में देखें तो एक डिस्टेंस जो है ये है 2.4 है ना, ये है 2.4 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो गया 2.4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इसका रूट, ये आएगा 2.6 मीटर। ठीक है, तो S1 S2 से जो वेव चल के जाएंगे पॉइंट ए के पास, उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा 2.6 माइनस 2.4 है ना। तो जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट ए is equal to delta x is equal to 2.6 minus 2.4। तो इससे जो है कुल मिलाकर के जो पाथ डिफरेंस है वो आ गया 0.2। तो पाथ डिफरेंस है 0.2 मीटर। ठीक, अब जो है इसमें हम लोग अगर वेवलेंथ निकालेंगे, देखेंगे कि जो स्पीड है, इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ साउंड भी दिया गया है। स्पीड ऑफ साउंड वेव यह है 340 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी दिया हो और स्पीड दिया हो तो हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो वेवलेंथ आएगा वो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई n, 340 डिवाइडेड बाई 850, यह आ जाएगा 0.4 मीटर। ठीक, तो अगर हमें पाथ डिफरेंस पता हो तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का जो रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। के का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाई लैम्डा का वैल्यू आया है 0.4 और डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ से 0.2। तो ये कुल मिलाकर के आ गया पाई। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो पाई है। ठीक, ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। ठीक, तो दोनों ही ये जो है सोर्स जो है ये पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स के कारण से ए पर जो इंटेंसिटी होगी है ना, S1 के कारण से इंटेंसिटी निकालेंगे तो हमें पता है W/4 पाई R स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर W है, जो है W का वैल्यू दिया गया है 25 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2.4 का होल स्क्वायर। उसी तरह से ये जो सोर्स S2 है इसके कारण से A पर इंटेंसिटी निकालेंगे
जो कि 2.6 मीटर का डिस्टेंस पर होगा, तो निकालेंगे W डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2.6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो W है, ये W जो है वो है 25 पाई, है ना। तो ये हमने निकाल लिया I1 और I2 के वैल्यूज, है ना। दोनों सोर्स S1 और S2 के कारण से पॉइंट A पर जो इंटेंसिटी होगी वो हमने कैलकुलेट कर लिया I1 और I2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वैल्यूज I1 I2 के, कि जो I1 है, I1 का जो वैल्यू आया वो आया है 25 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2.4 का होल स्क्वायर, है ना। उसी तरह से जो I2 है, I2 का वैल्यू आया है 25 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें I1 पता है, I2 पता है, और जो फाई है ये फाई भी हमें पता है, ठीक है। तो ये तीनों का वैल्यू जो हम लोग रखेंगे I1 I2 का, तो यहाँ पर रखने से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो वैल्यू आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस पाई, तो देखेंगे ये हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब वैल्यू रखेंगे I1 I2 का जो वैल्यू है, तो इससे आंसर आ जाएगा अपना 25 डिवाइडेड बाई 312 का होल स्क्वायर, है ना। तो यही जो है उस पॉइंट A पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गया। ये जो पॉइंट A है, यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतना आ जाएगा। तो जब कोई साउंड किसी ऑब्स्ट्रक्शन से रिफ्लेक्ट होकर के हमें दोबारा सुनाई देता है तो उसको हम लोग इको कहते हैं, है ना। व्हेन reflected sound from an obstruction is heard again, it is called echo of the sound, है ना। तो जो दोबारा रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई देता है उसको हम लोग कहते हैं इको, है ना। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं और एक ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो L है, ठीक। अब ये जो ऑब्जर्वर है जब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा तो इसको एक ओरिजिनल साउंड सुनाई देगा और एक रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देगा, है ना। तो एक साउंड जो ये प्रोड्यूस करेगा ये जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन से रिफ्लेक्ट होकर के वापस इस ऑब्जर्वर के पास
आ जाएगा, है ना। तो इको जो है टाइम आफ्टर विच echo will be heard, echo will be heard। वो टाइम निकालना हो तो हम देखेंगे कि ऑब्जर्वर ने जो साउंड प्रोड्यूस किया था वो साउंड एल डिस्टेंस जो है पहले जाएगा और फिर एल डिस्टेंस वापस आएगा, यानी कुल मिलकर के 12 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा साउंड। और किस स्पीड से चल रहा है? v स्पीड से। ये जो v है ये साउंड का स्पीड है। तो इतने टाइम बाद जो है इको हमें सुनाई देता है, ठीक है। तो एक ओरिजिनल साउंड होता है और एक रिफ्लेक्टेड साउंड है इको। दोनों में हम लोग डिफरेंशिएट तभी कर पाएंगे जब दोनों साउंड के बीच का जो टाइम इंटरवल हो वो कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए, है ना। द डिफरेंस between original sound and echo will be clear only when time interval between these two sounds is 0.1 सेकेंड, है ना। तो 0.1 सेकेंड का इंटरवल होना चाहिए, यानी ये जो t है अगर कहा जाए कि t का वैल्यू 0.1 रख देंगे और ये हो गया 2l और v का वैल्यू जो है वो 340 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो l है वो आ जाएगा 17 मीटर। तो कहा जा सकता है सो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द मैन or observer which produces sound and the obstruction should be 17 meter to clearly differentiate between original sound and echo of the sound, है ना। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो डिस्टेंस है सोर्स, ये जो सोर्स हो गया या ऑब्जर्वर कर लें और ये ऑब्स्ट्रक्शन है, इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन 17 मीटर होना चाहिए, तब जाकर के, या 17 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा भी होगा तो हमें दोनों साउंड क्लियर डिफरेंट अलग अलग टाइम पर सुनाई देंगे, है ना। अच्छा, तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। जैसा कि हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा था कि जब वेव रिफ्लेक्ट होता है डेंसर मीडियम से तो उसका फेज जो है पाई से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव फेज changes by when sound is reflected from denser medium or closed end of
ऑर्गन पाइप, है ना। ऑर्गन पाइप जो है एक ऐसा पाइप है जिसके अंदर एयर कॉलम वाइब्रेट करता है। तो अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप कहा जाता है जिसमें एक एंड जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। तो साउंड वेव जब इस क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगा तो उसका फेज जो है पाई से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो है कि फेज डू नॉट चेंज when sound wave is reflected from rarer medium or open end of ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो ये ओपन एंड है इस ऑर्गन पाइप में। जब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेव रिफ्लेक्ट होता है तो उसका जो फेज है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर रहे हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर रहे हैं, अभी प्रेशर वेव की बात नहीं कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वेव हमने वहाँ साउंड वेव ऑन स्ट्रिंग में भी देखा था, तो वहाँ तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेव ही था। तो उसमें भी फेज पाई से चेंज होता था जब वेव जो है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता था, और फेज नहीं चेंज होता था, डू नॉट चेंज, जब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता था, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो केस है बिल्कुल वैसा ही है जैसा वेव ऑन स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था, लेकिन साउंड को मेनली जो है प्रेशर वेव माना जाता है, और प्रेशर वेव में जो है केस बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना। तो प्रेशर वेव के केस में क्या होता है वो हम अभी जानते हैं। फॉर प्रेशर वेव, इसमें भी दो पॉइंट हम लोग लिखेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट लिखेंगे when pressure wave is reflected from a denser medium or closed end of organ pipe, then its phase do not change. Its phase do not change. तो ये जस्ट उल्टा हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट के केस में जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता था तो फेज पाई से चेंज होता था, और यहाँ पर फेज नहीं चेंज होता है प्रेशर वेव के केस में, ठीक। दूसरा जो है केस व्हेन प्रेशर वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम और open end of organ pipe, its phase changes by pi, है ना। तो अब इस केस में भी जो है डिस्प्लेसमेंट वाले केस से उल्टा हो गया। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट वेव में, कि जब डिस्प्लेसमेंट वेव ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होता है या रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो उसका फेज चेंज नहीं होता, है ना। जबकि प्रेशर वेव के केस में फेज जो है वो पाई से चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब देखेंगे यहाँ पर
तो मान लेते हैं कि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ठीक है। तो जब प्रेशर वेव यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक कंप्रेशन जाता है, ठीक है, तो कंप्रेशन के फॉर्म में ही वापस आता है। कंप्रेशन का मतलब कि ऊपर से जो वेव चलता है वो ऊपर से जाएगा और जब वापस आएगा तो ऊपर से ये उल्टा नहीं होता, ऊपर से ही वापस आता है। मतलब कंप्रेशन जाएगा तो कंप्रेशन ही रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए फेज चेंज नहीं होता है ना। ये पहला वाला केस, पहले वाले केस में ये बताया गया कि जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो फेज चेंज नहीं होता है। जबकि ये जो ओपन एंड है ना, यहाँ पर देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर रेयरफेक्शन आया है ना, अगर रेयरफेक्शन आएगा तो यहाँ प्रेशर काफ़ी कम होगा और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक फोर्स लगाएगा तो ये जो रेयरफेक्शन है ये कंप्रेशन में बदल जाएगा, ठीक है। तो रेयरफेक्शन अगर कंप्रेशन में बदल करके वापस लौट रहा है, इसका मतलब कि अगर वेव जो है नीचे से आया था ऐसे, तो जब वापस जाएगा तो ऊपर से होकर जा रहा है क्योंकि कंप्रेशन बन गया है, ठीक है। तो ये जस्ट लॉजिक है। वैसे हम जस्ट दोनों पॉइंट याद रखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव वाला। डिस्प्लेसमेंट वेव का केस जो है बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा था। तो वेव ऑन स्ट्रिंग का अगर हमें पता है कि फेज पाई से बदलता है जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो, और फेज नहीं बदलता जब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो, बिल्कुल वही केस साउंड में आता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर याद होगा तो प्रेशर वेव में क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, है ना। प्रेशर वेव वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट हमने याद रखा है उसका जस्ट उल्टा कर देंगे कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने पर फेज नहीं चेंज होगा और रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने पर फेज पाई से चेंज हो जाएगा। तो इन बातों का हमें आगे क्वेश्चंस करने में ध्यान रखना होगा। तो इको पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल इज ए मैन standing between two vertical walls produce sound and hears the first echo after 2 seconds and second echo after 3 seconds of इनिशियल साउंड, है ना। मतलब जो उसने साउंड प्रोड्यूस किया था उसके 2 सेकंड बाद और 3 सेकंड बाद इको इसको सुनाई देते हैं, है ना। तो इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, then find the separation between the two vertical walls. Separation between the two vertical walls, है ना। तो अगर हम एक फिगर बनाएं तो एक वाल जो है मान लेते हैं कि यहाँ पर है और जो दूसरा वाल है वो यहाँ पर है, ठीक। ऑब्जर्वर जो है वो बीच में कहीं पर खड़ा है, सपोज यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक। तो इस ऑब्जर्वर से जो दोनों वाल हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस पर मान लेते हैं। सपोज यहाँ से ये L1 डिस्टेंस हो गया और जो दूसरा वाला वाल है वो सपोज L2 डिस्टेंस पर है, ठीक।
तो इसको जो पहला इको सुनाई देगा वो लेफ्ट वाले वाल से टकराकर सुनाई देगा क्योंकि नज़दीक दिख रहा है ना। तो फर्स्ट इको जो है वो सुनाई देना चाहिए 2L1/V टाइम बाद, है ना। और जो दूसरा इको है वो 2L1 इसलिए यहाँ पर आया कि साउंड यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, तो 2L1 ट्रेवल करेगा V स्पीड से। उसी तरह से जो दूसरा इको है वो उसके लिए जो साउंड है वो L2 गया होगा और फिर L2 वापस भी आया होगा, तो T2 हो जाएगा 2L2/V। ठीक है, तो T1 जो है हमें 2 सेकंड दिया गया है और T2 जो है वो 3 सेकंड दिया गया है। तो अगर दोनों टाइम को हम लोग ऐड कर दें 2 + 3 मीन्स T1 + T2 इज इक्वल टू 2L1/V प्लस 2L2/V। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेकेंड इधर और उधर 2/V कॉमन ले लेंगे तो होगा L1 + L2। ठीक है, तो यहाँ से L1 + L2 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 5 × V / 2। तो 5V का वैल्यू है 340, 330 दिया हुआ है तो हम इसको 330 ही यूज़ करेंगे, है ना। तो ये हो गया 330 / 2। तो ये जो है कुल मिलाकर आ जाएगा 825 मीटर, है ना। यानी दोनों जो वर्टिकल वाल हैं उनके बीच का सेपरेशन 825 मीटर आ गया।